हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 की अकाउंटेंसी से जनरल एंट्री हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स की जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फ्रेंड्स, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी होती है उस पे रूल अप्लाई होता है, इंक्रीज होंगी तो डेबिट होगा और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट होगा। अब हमारी फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, पहले आप ये समझिए फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हैं। मशीनरी, फर्नीचर जो फिक्स्ड रहती हैं, फर्नीचर। और बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो आप रीसेल नहीं करोगे, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। जब भी आप मशीनरी लगाते हो तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जहां पे आपकी रीसेल नहीं होगी और अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब क्या है, जब आप सेल और परचेज करते हो फिक्स्ड एसेट्स का, जब आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स सेल करते हो। जब आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी, फॉर एग्जाम्पल आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो, अब आप परचेज या तो आप कैश पे करोगे या आप क्रेडिट पे करोगे। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट आएगा, डेबिट होगा। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे, फिक्स्ड एसेट्स आपकी एसेट्स हो गई, एसेट्स बढ़ती हैं तो हम करते हैं डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जैसे भी आपने पेमेंट करी है, कैश करी है तो आप कैश लोगे, बैंक करी है तो बैंक लोगे। टू, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स यहां पे आप परचेज कॉस्ट से लिख दोगे अमाउंट, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट होगी, यहां पे भी आप परचेज कॉस्ट लिखोगे इफ पेमेंट डन। जब आपने पेमेंट डन कर दी है कैश या बैंक से तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कैश या बैंक लोगे। पर यहाँ पे क्या है सिचुएशन, ऐसा केस भी हो सकता है जहां पे आपने फिक्स्ड एसेट्स उधारी पे ली है, क्रेडिट पे ली है, तो आप लिखोगे टू सप्लायर्स अकाउंट। जिस भी पार्टी से आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड, जिससे भी खरीदी है आपने, वहां पे आप उसकी फिर दोबारा परचेज कॉस्ट से फिक्स्ड एसेट्स डेबिट करोगे और सप्लायर्स अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट पे ली है तो आपको सप्लायर्स का नेम लिखना पड़ेगा, बट आपने अगर पेमेंट कैश कर दी है तो आपको यहाँ पे सप्लायर्स का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैश या बैंक से एंट्री पास करनी। ये तो हो गया अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है। दूसरा केस ये बनता है फ्रेंड्स हमारा, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी है। पहला केस हमारा खरीदने का था और दूसरा केस हमारा बेचने का है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स सेल कर दी है तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे इसका, जब भी आप कुछ चीज सेल करते हो या तो आपको कैश मिलेगा या आपके बैंक में पैसा आएगा। इफ पेमेंट मेड इमीडिएटली, आपको पेमेंट जिसको आपने बेची उसने आपको तुरंत पेमेंट कर दी तो आपका कैश या बैंक आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट पे बेची है तो यहाँ पे आपका क्रेडिट, जिसको भी आपने बेची है क्रेडिट पे बेची तो मतलब आपका डेटर का नेम आएगा, जो भी आपका डेटर है। इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने किसी को क्रेडिट पे बेची तो उस पर्सन का नेम आएगा। जब भी आपको क्रेडिट पे मैंने बताया कि एंट्रीज पास करोगे तो आपको वहां पे उसका नेम लिखना पड़ेगा। टू फिक्स्ड एसेट्स, आपकी तरफ से क्या होगा, आपकी एसेट चली जाएगी, एसेट्स कम होती हैं तो आप क्या करते हो, क्रेडिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। यहां पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी, जो भी एसेट्स की आपके पास बुक वैल्यू आ रही होगी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स इतनी वैल्यू की थी। यहाँ पे तो हो गया एक केस जहां पे आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए। पर फ्रेंड्स, जब आप फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो जरूरी नहीं कि आपका, अगर आपकी एसेट्स फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज की बची हो, मे बी उसकी सेल वैल्यू कुछ और हो, 15,000 में आपके एसेट्स नहीं बिके, मे बी वो 14,000 में बिके, मे बी वो 17,000 में बिके, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे आपको गेन होगा या लॉस होगा। अगर आपको लॉस हो जाता है बेचने पे, लॉस ऑन, आपको पता है लॉस हमेशा हम करते हैं डेबिट। आपको अगर लॉस हो जाता है तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट। तो बेसिकली जो भी आपकी
बुक वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो आपको लॉस होगा। बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। बुक वैल्यू आपकी 15,000 थी, आपकी की एसेट्स 13,000 में, आपको 2,000 का लॉस हो गया तो यहां बुक करोगे। दूसरा केस ये हो सकता है मे बी आपकी एसेट्स पे आपको गेन हो जाए, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आपको गेन होता है तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है माइनस बुक वैल्यू, जो भी आपका डिफरेंस है आप उसको लिख दोगे। तो यहाँ पे हमारा केस है फिक्स्ड एसेट्स परचेज का। परचेज में दोबारा मैं एक बार बता रही हूँ, फिक्स्ड एसेट्स अगर आप परचेज करोगे तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू कैश, अगर आपने पेमेंट तभी कर दी, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको सप्लायर्स का नेम लिखना पड़ेगा। दूसरा केस है अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कैश आ जाएगा तो आपका डेबिट होगा कैश, और आपकी फिक्स्ड एसेट्स चली जाएगी, आपकी एसेट्स कम हो जाएगी तो आपका क्रेडिट होगा। अगर आपने उसको क्रेडिट पे बिकी है तो आपको वो डेटर का नेम आ जाएगा, परचेजर अकाउंट जिसको भी आपने बेची है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस हमारे सारे होते हैं डेबिट और गेन्स हमारे सारे होते हैं क्रेडिट। तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट। अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी and on construction of building। इसको फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझना, इसमें आपको पता चलेगा कुछ एक्सपेंस होते हैं, कुछ हमारी एसेट्स में ऐड होते हैं। वो कैसे, आपने कुछ ऐसा खर्चा करा जब आपने मशीन इंस्टॉल करी थी तब आपने खर्चा करा है, एक्सपेंडिचर इंस्टॉल। फॉर एग्जाम्पल आप एसी लेके आते हो घर पे, एसी आपका 40,000 का आता है, 5,000 आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। या आपने बिल्डिंग परचेज कर ली बट आप उस पर कुछ इंटीरियर का काम करवा रहे हो, कुछ आपने अपनी तरफ से और खर्चा करा है। जब भी आप खर्चा तब करोगे जब आप सामान परचेज कर रहे हो, तो वो आपकी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, उसको आप एक्सपेंस कंसीडर नहीं करोगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट आप देते हो, कुछ भी देते हो इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको डेबिट करने पड़ेंगे। तो आप बेसिकली ऐसे एक्सपेंस जो है आप उसको क्या करते हो, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। इससे आपकी क्या है, मशीनरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पे इसको एक्सपेंस अकाउंट में शो करने की जरूरत नहीं है, जो भी खर्चे आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे होते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम ऐसे खर्चे करेंगे तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम एक तो आप जैसे मशीनरी खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपीस की, आपने उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हैं, आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए 10,000 रुपए की। तो जब भी आप मशीनरी की कॉस्ट बुक करोगे तो आप 2,10,000 से बुक करोगे, 2 लाख से बुक नहीं करोगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। थर्ड केस है हमारा फ्रेंड्स, ये तो हमने अभी, हम इन सब पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। थर्ड है आप कुछ खर्चे करते हो जिन्हें हम बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंस जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के एक्सपेंस होते हैं, जो इतने मटेरियल नहीं होते, तो अब हम उसकी क्या जनरेट, फॉर एग्जांपल पोस्टेज के खर्चे हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे, पोस्टेज हो सकता है, कन्वेंस हो सकता है, रिफ्रेशमेंट हो सकता है। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, सन्ड्री, आप इसको मिसलिनियस भी लिख सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी आपने खर्चे करे हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा डेप्रीशिएशन। अब हम डेप्रीशिएशन का पहले मतलब देखते हैं, डेप्रीशिएशन होता क्या है।
फ्रेंड्स, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमारी, तो वैसे वैसे क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है। आप कभी भी कोई एक टीवी खरीद के लाते हो अपने घर में, तो उस टीवी कॉस्ट 5 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी 20,000 रुपीज का खरीदा है, तो 5 साल बाद आपको 20,000 रुपीज का टीवी नहीं बिकेगा। तो वो जो नहीं बिकेगा टीवी, क्यों? आप बोलते हो ना ये घिस गया है, ये सामान घिस चुका है, मतलब घिसावट, डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं घिसावट। घिसावट क्या होती है? हमारी एक बेसिकली हमारा खर्चा होता है, ये हमारी एसेट्स को डिक्रीज कर देती है, हमारी एसेट्स को वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। और हम बेसिकली क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन की फिर हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। जब एसेट्स बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट, एसेट्स कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन हमारा बेसिकली खर्चा होगा और इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी कम। तो आज हमने अभी 4 कॉन्सेप्ट समझे हैं फ्रेंड्स, तो हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझते तब हम उसके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको ये ट्रांजेक्शन्स बतानी है। 2019 में ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा, May 1 को हुआ परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक, मतलब आपने पेमेंट करी है चेक से 1.5 लाख रुपए की, जिसमें आपने बिल्डिंग परचेज करी है। May 8 को हुआ परचेज मशीनरी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट, आपने एबीसी लिमिटेड से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तभी तो एबीसी लिमिटेड का नेम आया है, 2 लाख रुपीज का। थर्ड एंट्री हमारी May 9 को आपने बॉट कंप्यूटर एंड अमाउंट पेड बाय ऑनलाइन ट्रांसफर, आपने कंप्यूटर खरीदा है और अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करा है, मतलब बैंक से करा है 30,000 रुपीज का। फोर्थ है May 20 को आपने पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अब आपने इंस्टॉलेशन में खर्चे करे हैं 20,000 रुपीज के। May 25 को आपने ब्रिक सीमेंट्स एसेट्रा रुपीज 50,000 एंड टिम्बर फॉर रुपीज 30,000 परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। आपने जब क्या कहते हैं ब्रिक वगैरह खरीदी, किस टाइम पे खरीदी है? जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपने ये सामान इसलिए खरीदा, आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं और आपने उसका पेमेंट चेक से दिया है। और फिर है May 8 को प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीनरी, जो भी मशीनरी पे हमारे डेप्रिसिएशन परचेज ऑफ रुपीज 2 लाख एट द रेट 10%, आपको मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारा है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट रुपी, जो भी डेबिट का अमाउंट होगा और क्रेडिट का अमाउंट होगा। तो हम पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक। जब भी आपने बिल्डिंग परचेज करी और चेक इशू करा, तो May 1 को हमने बिल्डिंग परचेज करी है, फर्स्ट May 19 को हमने बिल्डिंग परचेज करी है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर आप यहाँ पे कैश देते तो कैश आता, पर आपने यहाँ पे पेमेंट में चेक दिया है तो हमारा बैंक आएगा। यहाँ पे आप एंट्री करोगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड अगेंस्ट चेक। नरेशन आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, बेसिकली आपको नरेशन से वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, टर्म क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। आप नरेशन अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं नरेशन का। 1.5 लाख से हमने एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री है हमारी परचेज मशीनरी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। आपने मशीनरी खरीदी है, पर मशीनरी क्या खरीदी? आपने 2 लाख रुपए की क्रेडिट पे, और आपने 8 मई को खरीदी है। 8 मई को 2019 में हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब भी आप एसेट्स खरीदोगे तो आपकी होंगी डेबिट 2 लाख रुपए की, टू एबीसी लिमिटेड, मतलब आपने किसी पर्सन से क्रेडिट पे खरीदी है, तो एबीसी लिमिट का अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। 2 लाख रुपीज से हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। यहाँ पे आप फिर नरेशन लिखोगे बीइंग मशीनरी
purchased from ABC Limited on क्रेडिट। यहाँ पे आपने ABC लिमिटेड से मशीनरी खरीदी है। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है बॉट कंप्यूटर। आपने 9 मई को कंप्यूटर खरीदे और आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करा, तो आपने कंप्यूटर कितने के खरीदे हैं? 30,000 रुपीज के। तो 9 मई को हमारी ट्रांजेक्शन होगी कंप्यूटर आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती हैं तो आप क्या करते हो? डेबिट टू ऑनलाइन ट्रांसफर, मतलब अपने बैंक से पेमेंट करिए, बैंक अकाउंट। आपने 30,000 रुपीज के कंप्यूटर खरीदे हैं, 30,000 का कंप्यूटर खरीदा है। अब यहाँ पे आप एंट्री डालोगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट, May 20 को पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी इंस्टॉल कराई है और उसके लिए आपने कैश दिया है। जब भी आप मशीनरी इंस्टॉल कराओगे और कैश दोगे तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? मैंने आपको बोला था आपको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना है, बट वो 8 मई को हमारी मशीनरी आई है और हमने 20 मई को इंस्टॉल करी, तो आपको बेसिकली मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना 20,000 रुपीज। ये कब हुआ है? ये हमारा हुआ है 20th मई को। तो हमने बेसिकली मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। तो मशीनरी आप ये मान के चलो कि आपने एक और मशीनरी खरीदी है या मशीनरी पे और खर्चा करा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको बोला गया इस क्वेश्चन में कि आपने कैश पेमेंट करी है 20,000 रुपए की। 28 मई को हमने ये करी ट्रांजेक्शन। उसके बाद है 25 मई को ब्रिक सीमेंट्स एक्सेट्रा फॉर 50,000 एंड टिम्बर फॉर रुपीज 30,000 परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने क्या खरीदा? ब्रिक सीमेंट्स वगैरह खरीदे। जब भी मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हम एक्सपेंस इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे लगाते हैं तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ना कि आपको अलग से एक्सपेंस शो नहीं करना। तो May 25 को हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आप पहले इसका लिख दो, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। जो भी आपने खर्चा करा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने वो पेमेंट अपने बैंक से करी है, पेमेंट मेड बाय चेक बोला गया है आपके क्वेश्चन में। और टोटल खर्चा हमारा कितना है? 30,000 और 50,000, 80,000 का खर्चा हमने किया है, 80,000 रुपीज। $80,000 से हमारी बिल्डिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और 80,000 से हमारा बैंक कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग ब्रिक्स सीमेंट एंड टिम्बर परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने पे ही खर्चा किया है। तो बेसिकली जब भी हम खर्चा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने पे करेंगे, मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे, तो वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेज ऑफ 2 लाख एट द रेट 10%। 30 मई को हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 2 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन से बेसिकली हमारी जो मशीनरी की वैल्यू कम होती है, मशीनरी कम होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। फिर हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट 10%। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन था कि अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझा है उसके ऊपर था क्वेश्चन। तो होप सो आपको ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।